पढ़ेंगे ना यहाँ पे, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही फॉर्म में रहने वाले हैं। तो बहुत ही यहाँ पर गुड आपके लिए न्यूज़ है कि भैया जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं देन वो यहाँ पे हिंदी में देख सकते हैं, एंड जो CBSE वाले स्टूडेंट्स हैं वह यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं। तो चलिए फिर अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो है जेनेटिक्स कंप्लीटली डिटरमाइन अ पर्सन्स। अनुवांशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति के या फिर की का निर्धारण करती है। सेक्स है, जेंडर है, शैक्षणिक सफलता है, सीखने की शैली है। नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं और ये जो MCQ है ना यहाँ पे आपके जुलाई 2024 का ही क्वेश्चन पेपर है और उसमें आपका यह है क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अनुवांशिकता पूरी तरह से जो हेरिडिटी होती है वह पूरी तरह से किस पर डिपेंड करती है। तो अनुवांशिकता हेरिडिटी जो होती है वो आपकी देखो आपके पेरेंट्स होते हैं, मम्मी पापा हैं, ठीक है, माता पिता है, और भाई आपका जब क्या होता है बर्थ होता है, तो ये जो पूरी यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है ये आपकी जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर किस चीज़ पर जो है ये आपकी निर्धारण करती है, ओनली सेक्स पर। ठीक है, यह आपकी जेंडर पर नहीं करेगी या फिर यहाँ पर शैक्षणिक सफलता पर नहीं करेंगी, ना ही लर्निंग स्टाइल पर करेगी। इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन यहाँ पे आपका 1 ही क्या होगा, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें जो जेंडर है, जेंडर जो है एक सामाजिक यहाँ पर प्रथा बनाई हुई है, एक सामाजिक सांस्कृतिक प्रथा बनाई हुई है। अब देखो भाई सभी क्या है यहाँ पे, जैसा समाज है तो समाज अपने आप इस चीज़ को समाज ने ही निर्धारित किया हुआ है कि हाँ ये आपकी लड़की है और ये आपका लड़का है। ठीक है, जेंडर लिंग के आधार पर। ठीक है, इसे हम पूर्ण रूप से अनुवांशिकता पर हेरिडिटी पर ही जो है नहीं डाल सकते। फिर शैक्षणिक जो सफलता, अब ऐसा तो नहीं होता कि हाँ भैया जो है हमारी जो सफलता का भी राज है वो भी हमारी हेरिडिटी अनुवांशिकता से ही जुड़ा हुआ है। सिर्फ ओनली हेरिडिटी से हमारा जन्म जुड़ा हुआ है जब हमारा बर्थ होता है। ओके, तो जो शैक्षणिक सफलता है ये चीज़ हमारी जुड़ी हुई है हमारी रुचि से, और हमारी जो ये सफलता है कि हम आगे सफल होंगे नहीं होंगे, ये चीज़ जो है हमारी मेहनत से जुड़ी हुई है, हमारी लगन से जुड़ी हुई है ना। और सीखने की जो शैली है ये भी, ये नहीं कि वही बच्चा सीखता है जिसके पेरेंट्स अच्छे खासे सीखे जो है इंटेलिजेंट है, सीखने वाले हैं, है ना, इस तरह कह सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपकी सारी हेरिडिटी पर ही डिपेंड नहीं करती है। भाई देखो आज के टाइम में सीखने की जो शैली है, भाई कौन सीखना चाहता है जो अपने खुद की लगन से, खुद की मेहनत से कुछ ना कुछ करना चाहता है अपने जीवन में, अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहता है ना, जिसका एक टारगेट है, वो उसकी चाहे माता पिता यहाँ पे कितने भी गरीब क्यों ना हो, कितने भी पुअर हैं, या फिर कितने भी आपके जो है पढ़े लिखे भी नहीं है, इतने एजुकेटेड भी नहीं है, फिर भी उसका बेटा क्या IAS बन जाता है। तो ये चीज़ आपकी हेरिडिटी पर हेरिडिटी पर जो है डिपेंड नहीं करती है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ ओनली फर्स्ट ऑप्शन ही आपका हेरिडिटी के लिए निर्धारित होता है, ओनली फर्स्ट ऑप्शन जब आपका बर्थ होता है। ठीक है, सो यहाँ पे जो है जेंडर जो होगा ये भी समाज संस्कृति अपने आप डिपेंड करती है कि हाँ ये जो है लिंग आधार पर ये लड़की है और ये लड़के के जो है आधार पर हम इन्हें रखेंगे। शैक्षणिक सफलता भी ये है हमारे ऊपर डिपेंड करता है, सीखने की शैली भी हमारे खुद के ऊपर डिपेंड करता है, ये चीज़ भी हमारी हेरिडिटी पर जो है डिपेंड नहीं करती है। इसलिए ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट होगा। चलो आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और इधर देखो यहाँ पे जो है असोसिएशन और रीजंस वाला, ओके, अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले विघटन पढ़ते हैं। शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो अभिकथन अगर हम इसको देखें, शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय, देखो निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए भी प्रोत्साहित, सही बात है। जो टीचर से वह कक्षा में क्वेश्चन पुटअप करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो इससे जो बालक होते हैं ना काफ़ी रुचि लेते हैं, काफ़ी आनंद आता है और उनका विकास भी काफ़ी अच्छा ग्रो होता है, उन्हें चीज़ें अधिक से अधिक सीखने को भी मिलती है। तो ये चीज़ तो यहाँ पे सही है कि टीचर्स अगर कक्षा में क्वेश्चंस पूछते हैं तो देखो ये कह रहे हैं कि हमें टीचर्स को निर्देश देने की बजाय बच्चों को क्वेश्चन पूछने के लिए प्रोत्साहित, बिल्कुल सही बात है। अब आप एक टीचर है तो ये थोड़ा ही ना कि आप जो है बस टीचर है तो आप बच्चों को निर्देश देते रहेंगे कि हाँ ये करो, वो करो, यहाँ आओ, इधर जाओ, ये करो, ऐसे बैठो, ऐसे उठो, ऐसे बोलो, ऐसे हंसो, ऐसे खाओ, ऐसे पियो, ऐसे चलो, ऐसे घूमो। तो सिर्फ और सिर्फ आपको निर्देश नहीं देना है, ठीक है, फालतू की चीज़ों पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, बल्कि इनके साथ में आप एक अच्छा माहौल बनाओ, अच्छा माहौल क्रिएट
रिपीट करो और इनसे क्वेश्चन पुटअप करो, ये सही बात है। तो बिल्कुल सही बात है। ओके, फिर कारण देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कक्षा में बच्चों की आवाज़ को महत्व देना और उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना। तो सही विकल्प बिल्कुल, बाल केंद्रित शिक्षा का जो अर्थ होता है उसका यही मीन्स है कि प्रत्येक कक्षा में जितने भी बालक हैं उन सबकी आवाज़ को महत्व देना। यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब यह होगा बच्चे को सेंटर में रखकर शिक्षा प्रोवाइड कराते हैं। और आज के टाइम में जो आपकी शिक्षा है बाल केंद्रित शिक्षा है। और भाई एक कक्षा में 30 बच्चे, 40 बच्चे हैं, 45, 50 बहुत सारे बच्चे हैं। देन यहाँ पे ठीक है, अब बहुत सारे अगर बालक है तो सबकी जो अपने आप में बौद्धिक जो क्षमता है, IQ लेवल है, और सबका जो यहाँ पे सोचने की थिंकिंग है, समझने की, अंडरस्टैंड करने की, एंड यहाँ पे सब अलग अलग परिवार से है, अलग अलग सबका क्षेत्र है, अलग अलग रहन सहन है, अलग अलग सबके पेरेंट्स है, अलग अलग सबका धर्म है, दिखने में भी अलग है, पर्सनैलिटी भी सबकी अलग अलग होती है। ओके, तो भाई इस तरह के बच्चों को हमें जो है शिक्षा उनके आधार पर, और सभी बच्चों की हमें ठीक है, ये नहीं कि हाँ अगर ये बच्चा गरीब है तो हम इसे महत्व नहीं देंगे, ये तो बहुत अमीर है हम इसे महत्व देंगे, या फिर ये काफ़ी इंटेलिजेंट है हम इसे महत्व देंगे। जो यहाँ पर आपके मन बुद्धि के बालक हैं इन्हें कोई महत्व नहीं दिया जाएगा। तो ये भी बिल्कुल पॉइंट सही है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए होगा। ए और आर दोनों ही कथन हमारे बिल्कुल करेक्ट है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखो, रिपीटेटिव बिहेवियर इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ। दोहराव व बारंबार किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है? संलीन क्रम विकार की है, अधिगमात्मक विकलांगता की, ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार की, या फिर मस्तिष्क पक्षपात की। बेहतरीन क्वेश्चन है, मस्त यहाँ पे क्वेश्चन है भैया। तो दोहराव व बारंबार किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान करता है? यह है आपका संलीन क्रम विकार। ओके, सही जो आंसर होगा संलीन क्रम विकार हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब देखो यहाँ पे दोहराव में बारंबार किए जाने वाला वही व्यवहार। देखो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि बार बार वही व्यवहार करते हैं, बार बार वही चीज़ दोहराते हैं और बार बार यहाँ पर कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो यह किसकी एक विशिष्ट पहचान है? इसे विकार है संलीन क्रम विकार। देखो कुछ ऐसे होते हैं कि अगर बैठे हुए तो बैठे बैठे हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, पैर इधर उधर फाँक रहे हैं, हाथ इधर उधर घुमा रहे हैं, गर्दन घुमा रहे हैं, या फिर कुछ भी कर रहे हैं, बेचैनी से टाइप की फील हो रही है। या फिर अगर आप लोगों से उच्च बंदे बात कर रहे हैं तो बार बार वही चीज़ दोहरा रहे हैं, आप उसे सुनना भी नहीं चाह रहे हैं, फिर भी बार बार वही चीज़ दोहराए जा रहे हैं, वही चीज़ दोहराए जा रहे हैं, बार बार वही रिपीट कर रहे हैं। आप बोर हो गए, आप कहें कि भाई भाड़ में जाए, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से उठ के, ठीक है, इसने मुझे बिल्कुल बोर ही कर दिया बंदे ने। इस तरह के होते हैं। तो ये क्या होता है? एक विकार होता है। क्या होता है? यह है आपका एक विकार होता है, ठीक है। और यहीं पर देखो कुछ होते हैं ना, कुछ की ऐसी आदत होती है कि अगर बैठे हुए ना तो शांति से नहीं बैठेंगे, तो पैर हिला रहे हैं या फिर हाथ पैर हिला रहे हैं, ठीक है, गर्दन हिला रहे हैं, या फिर जो मन में आ रहा है वहीं बोल रहे हैं। संतुष्टि सी टाइप की नहीं है, सही तरीके से बात भी नहीं कर पा रहे हैं, एक जो है जैसे करनी चाहिए बिल्कुल एक सही व्यक्ति की तरह, तो वह आपका संलीन क्रम विकार हो जाएगा। अधिगमात्मक विकलांगता, अधिगम सीखने में जो विकलांग होता है कि भाई सीख नहीं पा रहे हैं सही से। ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता, जहाँ हम एक ही चीज़ पर ध्यान फोकस क्रिएट नहीं कर पाते हैं, है ना, इसमें बेचैनी टाइप्स में होती है। मस्तिष्क पक्षपात हमारे दिमाग से रिलेटेड होता है। तो सही आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, लर्नर्स फील इंगेज एंड एक्टिविटी इन द लर्निंग प्रोसेस व्हेन। तो शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं। अधिगम का बल दोहराव और रटने पर होता है। शिक्षार्थियों की सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है, या फिर उनके पूर्व ज्ञान को पृथक किया जाता है और उन्हें नकारा जाता है। तो शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस कब करते हैं? बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। आप अपनी क्लास में बच्चों को शिक्षण गतिविधि करा रहे हैं तो सबसे बेहतरीन रूप से बच्चे कैसे, किस माध्यम से रुचि लेंगे आपकी
क्लास में, तो आपको क्या करना होगा। तो देखो, शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से बच्चे तभी महसूस करेंगे जब आप क्या करेंगे, बताओ, जब आप उनके पूर्व ज्ञान को पृथक करेंगे, अलग कर देंगे। आप कहेंगे कि आपकी जो पूर्ण नॉलेज है वह आपको नहीं यूज़ करनी है, वो नहीं दोहरानी है, अपने आधार पर कुछ नया ही ज्ञान हमें बताओ। अगर टीचर से कहेगा बच्चों को, तो भाई ये तो बहुत बेकार बात है यहाँ पे। अब कोई भी है, आप है या फिर बच्चे हैं, सभी यहाँ पर जो भी आपका कुछ भी क्वेश्चन है ना, कुछ भी बताएंगे, देन सारी चीज़ें पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए तो बताएंगे, उसके आधार पर है ना। 1 मिनट रुको। चलो, फिर यहाँ पर है शिक्षार्थियों की सामाजिक भावनात्मक आवश्यकता की अब क्या करेंगे, उपेक्षा करेंगे नहीं। यहाँ पर ये भी चीज़ गलत है। अधिगम का बल दोहराओ, रटना, रटाफिकेशन, ये चीज़ तो वैसे भी गलत होगा। अगर हम कहेंगे कि बस रटाफिकेशन करो, है ना, या फिर हम दोहराने पर ही बल देंगे, फोर्स करेंगे उन्हें, तो भी बच्चा क्या होगा, ऊब जाएगा और सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए रेडी नहीं होगा। तब होगा कि गतिविधियाँ उनके संदर्भ से, यस, ये ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। अब देखो, कह रहे हैं कि गतिविधियां उनके संदर्भ से, हाँ, बच्चे तब एक्टिविटीज़ करते हैं, तब बच्चे सक्रिय रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं जब आप उनके आधार पर गतिविधियां करा रहे हैं, उनके अनुसार करा रहे हैं, उनकी क्षमता को देखते हुए करा रहे हैं, उनका IQ लेवल देखते हुए करा रहे हैं। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट, आमतौर पर सीखने की अक्षमता कठिनाइयों वाले बच्चों में नज़र कमज़ोर होने के कारण पढ़ने में परेशानी होती है, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में समस्या होती है, एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम होता है, मानक बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से निदानित बहुत कम बुद्धि लब्धि होती है। तो आमतौर पर सीखने की अक्षमता कठिनाई वाले बच्चों में क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें कितनी भी बार हम रिपीट कर लें, अपना पूरा हमने जो है दिमाग हिला दिया, लेकिन बच्चा नहीं हिला, वह नहीं सीखने की कोशिश कर रहा है या फिर सीख नहीं पा रहा है। तो इस तरह के बच्चे में कैसा विकार है, तो सीखने की जब अक्षमता होती है, इस तरह की कठिनाई वाले बच्चों में कैसा विकार है। तो जो एक जैसे दिखने वाले अक्षर होते हैं ना, और जो वर्ण होते हैं, उनको लेकर के भ्रम होता है, वही डिस्लेक्सिया जिसे हम कहते हैं, पढ़ने में जो भ्रमित होता है, पढ़ने और लिखने में, तो वही चीज़ है। जैसे एक यहाँ पे आपका है ये स, एक वर्ण है, और एक ये है आपका श, एक ये है, तो तीनों चीज़ें जो है ना पढ़ने में बिल्कुल सेम सी है, श, श और श, है कि नहीं, सेम सेम से। तो इन तीनों को पढ़ने में भी इस तरह का जो बच्चा होगा ना, वो आपका क्या करेगा, त्रुटि करेगा। स को श बोलेगा, श को स बोलेगा, और श को से बोलेगा। इस माध्यम से पढ़ने में त्रुटि करेगा, पढ़ने में भी त्रुटि करेगा, इन्हें लिखने में भी त्रुटि करेगा, सुनने में भी त्रुटि करेगा, बोलने में भी त्रुटि करेगा, दिखने में भी इन्हें त्रुटि करेगा। तो एक जैसे दिखने वाले, और इस माध्यम से आपके और ये होते हैं ना, देखो, एक ये होता है, एक तो इस तरह का होता है और एक इस तरह का होता है ना। इनमें भी बच्चे छोटी जो उम्र में होते हैं ना, छोटी एज के, इनमें भी बहुत ज़्यादा उन्हें डिफ़िकल्टीज होती है, कठिनाई होती है। कुछ इस तरह के जो वर्ण होते हैं ना, है ना, इनमें भी काफ़ी उन्हें परेशानी होती है। तो वही है जो डिस्लेक्सिया जिसे हम कहते हैं, पढ़ने में और लिखने में जो आपकी कठिनाई होती है, वही चीज़ है। जो भी आपका लिखा हुआ है, हम उसे कुछ और ही पढ़ते हैं, लिखा हुआ कुछ और है, पढ़ते कुछ और है ना। तो आपका वही चीज़ होती है इसमें। चलो नेक्स्ट है, ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र से गंभीर मानव सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास पर्यायवर्णी समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, क्या कहलाएगा, निगमनात्मक अवधि है, मूल काल है, सहज काल है, संवेदनशील अवधि है। ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र में गंभीर मानव सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्र में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। तो यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। देखो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि स्टार्टिंग में फर्स्ट लेवल पर या तो उनकी फैमिली उन्हें सारी चीज़ें नहीं प्रोवाइड करा पाती है, या फिर उनकी फैमिली की आर्थिक स्थिति इतनी बेस्ट नहीं है कि उन्हें वो सारी चीज़ें ही प्रोवाइड करा दें। फिर जो उनका विकास होता है ना, उनका जो डेवलप होता है वो थोड़ा स्लो होता है, धीमा हो जाता है। तो यहाँ पर जो चीज़ उन्हें मिलनी चाहिए उस चीज़ का वह उन्हें अभाव रहता है, सही पूर्ण रूप से वह चीज़ उन्हें नहीं मिल पाती है। ओके, इस तरह के जो
बच्चे होते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि विकास में, देखो जब हमें सारी चीज़ नहीं मिल पाती है टाइम पर, तो फिर हमारे विकास में डेवलप होने में भी हमारे अंदर क्या आती है, एक देरी से उत्पन्न हो जाती है, एक यहाँ पर जो है बाधा क्या होती है, उत्पन्न होती है ना। लेकिन फिर जैसे ही यहाँ पर कुछ चेंजमेंट होता है तो फिर उसके बावजूद विकास के कुछ क्षेत्र में सुधार सा हमें देखने को मिलता है कि हाँ अब हमारे अंदर कुछ सुधार हो रहा है, अब हमारा बढ़िया विकास हो रहा है, अच्छा डेवलप हो रहा है, हम अच्छा सीख पा रहे हैं, हमें सुविधा थोड़ी थोड़ी मिल रही, ठीक है, प्रोवाइड हो रही है। तो वह चीज़ आपका संवेदनशील अवधि कहलाता है। बहुत ही संवेदनशील सी अवधि होती है जिसमें हम काफ़ी ग्रो करते हैं, ठीक है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट, विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यकरण क्या कहलाते हैं? जेंडर रूढ़िवादिता है, जेंडर पहचान है, जेंडर भेदभाव है, जेंडर प्रारूप है। तो विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यकरण क्या कहलाते हैं? विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यकरण यह कहलाएगा आपका जेंडर रूढ़िवादिता। देखो यहाँ पर आज के टाइम में भी हमारे समाज में यह देखने को मिलता है, खासकर इंडिया में, कि हाँ ये लड़की है, लड़की जो है आपकी घर का वर्क करेगी, है ना, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाएगी, ये करेगी। और जो लड़का है वो तो बढ़िया अपना मस्त तरीके से स्टैंडर्ड तरीके से रहेगा और अपना बस पढ़ाई करेगा, है ना, और घर के सारे काम लड़की भी करेगी, फिर बाद में पढ़ाई भी करेगी, स्कूल भी जाएगी। और लड़के क्या करेंगे, अपना बढ़िया अय्यासी करेंगे, मस्ती में रहेंगे, कोई कार्य नहीं करेंगे। हाँ, भले ही एक लड़की कितनी भी बीमार है या फिर कुछ भी हो रहा है उसे, एक महिला है, एक औरत है, हाँ भाई झाड़ू सिर्फ और सिर्फ वही लगाएंगी। उसके अगर बेटे भी है, मानो कुछ ऐसा होता है कि फैमिली में भाई लड़की नहीं है, लड़के लड़के होते हैं, अगर उसके पेरेंट्स, उसके मम्मा जो है अगर बीमार भी पड़ी हुई है तो भी ये नहीं सोचते कि भाई मम्मा बीमार है तो चलो वर्क कर लो, करा दो। नहीं भाई, वो लड़का है, हाँ उसका लड़का झाड़ू लगा रहा था, हाँ रोटी, भाई लड़का थोड़े झाड़ू लगाता है, लड़का थोड़ा ही रोटी बनाता है। तो ये जो सारी चीज़ें सारी जो यहाँ पर अगड़म तगड़म जो चीज़ें सारी भर रखी है ना, ये हम लोगों ने भर रखी है, समाज ने, संस्कृति ने। तो ये चीज़ सारी गलत है, जेंडर रूढ़िवादिता। अब ये थोड़ा है ना लिखा हुआ है कि हाँ लिखा हुआ है कि बस ये आपका काम जो है लड़की करेगी घर का और लड़की बाहर का कार्य करेंगे, लड़की बाहर का कार्य नहीं कर सकती और बॉयज़ आपका घर का कार्य नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें क्या है आपके यहाँ पर समाज संस्कृति से, ठीक है, इन्होंने ही ये चीज़ बनाई हुई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक। तो सही आंसर यहाँ पर जेंडर रूढ़िवादिता। ये चीज़ इस चीज़ को प्रदर्शित करते हैं कि मानो कि अगर लड़का रोता है ना तो कहते हैं ना कि तुम तो लड़की बन गए, रो रहे हो, रोती तो लड़कियां हैं, लड़के थोड़ा ही ना रोते हैं, इस तरह कहते हैं, है ना। चलो ये तो भाई आज भी है, आज के टाइम में भी ये चीज़ है। एक समावेशी कक्षा में देखो, एक समावेशी कक्षा में क्या होता है, 4 ऑप्शन में बताना है। विशेष बच्चे हमेशा अपने पाठ्यचर्या पर काम करते हैं, सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुँचे और वे कक्षा की क्रिया में शामिल हैं। विशेष बच्चों को जरूरतमंद और आश्रित के रूप में देखा जाता है। सभी बच्चे समान पाठ्यचर्या का पालन करते हैं और सभी शिक्षार्थियों के लिए समान शिक्षा शास्त्र अपनाया जाता है। तो एक समावेशी कक्षा में, समावेशी कक्षा का मतलब यह होता है कि इसमें सभी बच्चों का समावेश होता है। वह चाहे आपका बच्चा विकलांग की श्रेणी में है, कोई दृष्टि बाधित है, या फिर कोई श्रवण बाधित है, या फिर कोई पैर से नहीं चल सकता, या फिर किसी के एक हाथ नहीं है, या फिर यहाँ पर कोई बहुत प्रतिभाशाली बालक है और कोई सामान्य बालक है, मंद बुद्धि का बालक है, जड़ बुद्धि का बालक है ना। तो यहाँ पर बहुत आपकी क्लास में बहुत सभी टाइप्स के भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्ति भिन्नता वाले स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, सभी टाइप्स के। तो उन्हें हम एक ही साथ में शिक्षा प्रोवाइड कराते हैं, वही हमारी समावेशी शिक्षा कहलाती है। सबसे पहले तो हमने ये समझा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हम विशेष बच्चे हमेशा अपने पाठ्यचर्या पर ही काम करते हैं। जो विशेष बच्चे होते हैं वही काम करते हैं, और तो बस ऐसे ही आते हैं अपने घर से, है ना, वो नहीं पढ़ते लिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और सभी यह चाहते हैं कि मैं भी इससे ज़्यादा होशियार बनूँ, मैं इससे ज़्यादा माइंडेड बनूँ, मैं इससे ज़्यादा कुछ करके दिखाऊँ, है ना, सब ऐसा ही सोचते हैं। तो यही नहीं कि सिर्फ और सिर्फ विशेष ही बालक होते हैं ऐसे जो कुछ ना कुछ करते हैं, है ना, पाठ्यचर्या पर काम करते हैं, नहीं। या फिर विशेष बच्चों को ज़रूरतमंद और आश्रित के रूप में देखा। भाई विशेष बच्चों को ही नहीं देखा जाएगा, सभी बच्चों को देखा जाएगा, वो चाहे यहाँ पर विकलांग बालक है या फिर आपका सामान्य बालक है ना, किसी भी तरह का बालक है, सबको हम समान रूप से देखेंगे। अब अगर हम चलो विकलांग बालक की ओर ही देख रहे हैं तो सामान्य बालकों पर कौन ध्यान देगा? और अगर हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सामान्य बालकों पर ध्यान दे रहे हैं और प्रतिभाशाली बालकों पर ध्यान दे रहे हैं और विकलांग बालकों पर हम कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो बताओ फिर उन्हें कैसे पढ़ाया जाएगा? सभी बच्चे समान पाठ्यचर्या का पालन, सभी बच्चे समान पाठ्यचर्या का कभी पालन नहीं कर सकते।
अगर क्लास में 30, 40, 35 जितने बच्चे हैं तो सभी बच्चे अपने अपने अनुसार अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, सबका पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। ये नहीं है कि सभी समान रूप से आप कभी नहीं बना सकते किसी भी बालक को। इसलिए सही आंसर ऑप्शन सेकंड होगा कि सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुँच है और वे कक्षा में क्रिया में शामिल है। बिल्कुल सही बात है। समावेशी शिक्षा वही होती है जिसमें सभी जो बालक होते हैं आपके, आप उनको लेकर के चलते हैं, उनकी क्षमताओं के आधार पर, उनकी रुचियों के आधार पर, उनकी जो है एक्टिविटीज़ के आधार पर, और वे कक्षा में एक्टिविटीज़ भी करते हैं, शामिल भी होते हैं, और सबको हम समान रूप से एक नज़रिए से जो है देखते हैं। ठीक है, वही बेस्ट आपका क्या होता है, टीचर होता है। आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? छात्रों को प्रक्रियात्मक ज्ञान विकसित करने में सक्षम बनाना, छात्रों के ज्ञान और समझ कौशल का आकलन करने के लिए, उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना, छात्रों को जानकारी याद रखने के लिए प्रोत्साहित करना। तो आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बात करें हम, जो ये आलोचनात्मक प्रश्न होते हैं ये किसे कहते हैं हम? भाई आलोचनात्मक जो प्रश्न होते हैं ये प्रश्न होते हैं जिसे हम अलग अलग डायरेक्शन में जाकर के सोच सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर देखो 2 टाइप्स के होते हैं, तो अपसारी चिंतन होता है, कभी सारी चिंतन होता है। अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन को हम आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न ही कहेंगे, आलोचनात्मक सोच ही कहेंगे अपसारी को भी। और एक होता है अभिसारी। अभिसारी में सिर्फ और सिर्फ ऐसा जो है एक तथ्य होता है जिसका सिर्फ और सिर्फ आंसर एक ही होता है। और अपसारी या फिर आलोचनात्मक सोच वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार से क्वेश्चन हो सकते हैं। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन अगर पूछती हूँ कि बताओ मुझे भारत के वर्तमान समय में राष्ट्रपति कौन है, तो राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ एक ही तो है। कौन है वर्तमान समय में जो अभी प्रेजेंट टाइम में है? कौन है? भाई द्रौपदी मुर्मू है। आप इसका आंसर नहीं ऐसा नहीं दे सकते कि नहीं यहाँ पे तो नरेंद्र मोदी है, नहीं यहाँ पे मनमोहन सिंह में तो चलो उनकी डेथ हो गई, लेकिन नहीं यहाँ पर तो फलाना ढिमकाना, बहुत सारे कुछ से कुछ बता दिया आपने। तो नहीं भैया, इसका आंसर एक है, तथ्य पर आधारित है, वह होता है आपका अभिसारी और अपसारी। और आलोचनात्मक सोच वाले क्वेश्चन में होते हैं कि बताओ वर्तमान में जो हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उनके बारे में आप थोड़ा अपने अनुसार अपने जो है शब्दों में कुछ ना कुछ बताओ, संक्षेप में, विस्तार में। तो आप बताएंगे कि वह कहाँ की रहने वाली है, फलाना वहाँ की रहने वाली है, ऐसे दिखती है, उतनी अच्छी जो है इतनी अच्छी क्वालिटी है उसकी, ये है वो है, उतनी एजुकेटेड है, पहले क्या थी क्या नहीं थी, सारी चीज़ें बताएंगे। तो वही आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न होते हैं। बस समझ गए ना आप एक एग्जाम्पल से? अब बताएंगे यहाँ पर छात्रों को प्रक्रियात्मक ज्ञान विकसित करने में सक्षम बनाना, छात्रों के ज्ञान को समझ कौशल का आकलन। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इसमें जो है आलोचनात्मक सोच वाले क्वेश्चन में उच्च स्तरीय सोच रखनी होती है, यानी कि यहाँ पर कुछ हटकर अलग सोचा जाता है और एकदम बेहतरीन मस्त जो है हमारी माइंडेड हमारा होना चाहिए, है ना। और समस्या समाधान कौशल को भी बढ़ावा देता है। अगर कोई भी हमारे सामने प्रॉब्लम्स है तो हम उसे अलग अलग डायरेक्शंस में जाके खोज सकते हैं। ठीक है, यही होता है आलोचनात्मक सोच वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अधिगम एक व्यक्तिवादी प्रक्रिया है जो अलगाव में होता है। अधिगम केवल कक्षा या औपचारिक, केवल शब्द गलत हो गया। अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और केवल ये गलत हो गया। अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है, या फिर अधिगम एक व्यक्तिवादी प्रक्रिया है जो अलगाव में होता है, अलग होता है। नहीं, सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम के प्रक्रिया के बारे में सही कथन बताना है। तो भाई हम देखो कुछ ना कुछ सीखते हैं, लर्निंग करते हैं। अधिगम यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ विद्यालय में ही करते हैं, नहीं, हम जो है भाई आपका समाज में भी बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है आसपास, अपने आसपास के पड़ोसियों से भी, है ना, और समाज से भी, धर्म से भी, स्कूल से भी, मम्मी पापा से भी, हर जगह से हमें कुछ ना कुछ सीखने को जो है मिलता ही रहता है। अब ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ और सिर्फ विद्यालय में सीखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम जो है समाज में भी सीखते हैं, संस्कृति में भी सीखते हैं। तो अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक क्या है, प्रक्रिया है। इसलिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखो 11 क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है 11 ये है आपका अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीने की उम्र तक भी ऐसा नहीं कर सकते। फिर कारण है विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है। विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है। तो यहाँ पर देखो
अगर हम अभी कथन देखें, जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना, देखो ये बात सही है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि आपके बहुत जल्दी यहाँ पर ग्रो होते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 1.5 साल हो गया उन्हें, 1 साल 6 मंथ हो गए, लेकिन फिर भी वह सही से चलना तक नहीं सीखते, सही से बोलना तक नहीं सीखते। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भैया 1 साल से भी कम ही, 9 मंथ हुए हैं अभी उसे, या फिर 1 साल चलो होने वाला है ना, 12 महीने क्या हो गया वो है ना, 1 साल का हो गया, और भैया वो तो जो है चलना भी सीख गया, और भाई 1-2 वर्ड्स भी बोल लेता है, पापा, बाबा, ममा, माँ, है ना, इस तरह से छोटे छोटे शब्द भी बोलता है, बड़बड़ाना शुरू कर देता है। तो ये सही बात है, विकास आपका जो है एक समान नहीं होता है, सबका क्या होता है, डिफरेंट होता है, और आपका भिन्न भिन्न होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वह आपके, देखो एक बच्चा तो है कि यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं कि 12 महीने में, जब 12 महीने को जाते हैं तब बोलना चलना धीरे धीरे सीख लेते हैं, बड़बड़ाना हल्का फुल्का, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं कि भैया 12 से कुछ 20 महीने के हो गए, लेकिन फिर भी वह ऐसा नहीं कर पाते, न तो वह सही से चलना सीखा उन्होंने, अभी नहीं बड़बड़ाते, कुछ थोड़ा बहुत वाक्य नहीं बोलते। तो यह है आपका क्या है, विकास, है ना। देखो सब में डिफरेंट होता है ना, भिन्न भिन्न होता है, ये सही बात है। विकास प्रतिमान केवल सांकेतिक है, और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है, ये भी बात आपकी सही है। यहाँ पे व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी, देखो अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है ना। और यह प्रतिमान केवल एक संकेत है, प्रतिमान क्या है, केवल एक संकेत है, यहाँ पर हम बता सकते हैं। लेकिन जो आपके सभी बच्चे होते हैं ना, उनका विकास भिन्न भिन्न होता है। आप इंडिया के हैं, कोई जापान का है, रूस का है, कहीं का भी रहने वाला है, आप अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, बहुत सारे बच्चे, भैया बहुत सारे बच्चों का बर्थ होता है ना, हर दिन प्रतिदिन। तो यहाँ पर जब वो धीरे धीरे ग्रो होते हैं तो सबका अपना अपना एक रहन सहन, खान पीन, वातावरण, पर्यावरण, क्षेत्र, सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो उसी तरह बच्चे ग्रो होते हैं भिन्न भिन्न तरह से, है ना। चलो नेक्स्ट है, बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका एग्जाम्पल है, ये बताना है। मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक है, संज्ञानात्मक है, भावात्मक। तो बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है। देखो वृद्धि, एक होता है वृद्धि और एक होता है विकास। देखो जो वृद्धि होता है, वृद्धि को हम माप सकते हैं, वृद्धि मात्रात्मक होती है। यहीं पर जो विकास होती है ना, वो आपकी मात्रात्मक प्लस में गुणात्मक दोनों होती है। और विकास का जो क्षेत्र होता है ना, क्या होता है, व्यापक होता है, यानी कि फैला होता है। वृद्धि का जो क्षेत्र होता है ना, वो कैसा होता है भैया, सीमित होता है ना। और यह आपकी एक समय में आके रुक जाती है, और यह आपकी जीवन भर चलती है, यह आपकी जीवन भर चलता है जो विकास होता है, ठीक है। ये सारी एक्टिविटीज़ होती है इसके। तो बच्चों की लंबाई और वजन, देखो हम बच्चे की, एक बालक होता है और उसकी हम लंबाई मापते हैं कि हाँ भाई ये जो यहाँ पे बालक है ना, उसकी जो लंबाई है वह कितनी है, ठीक है। इसको बना लो, ये बालक है, तो यहाँ पर हम क्या दें कि 5 फुट कुछ इंच का है ना, या फिर 6 फुट का है, फिर 4 फुट का है। इस तरह हम इसकी लंबाई और इसका वजन माप सकते हैं कि भाई ये जो है आपका 40 किलो का बालक है, यह 50 किलो का है, यह 35 किलो का बालक है। तो जिस चीज़ की हम ग्रो कर सकते हैं, वजन तोल सकते हैं, वही आपका क्या होता है, मात्रात्मक कहलाएगा। और वृद्धि किसका, यहाँ पे वृद्धि भी दिया हुआ है, तो यह आपका मात्रात्मक परिवर्तन है। देखो ठीक है, यह क्या होगा आपका भैया, यहाँ पे मात्रात्मक परिवर्तन हो जाएगा। क्लियर है ना, बताओ समझ आए कि नहीं। तो जो चीज़ हम माप सकते हैं, वृद्धि को हम माप सकते हैं, और वृद्धि आपकी सीमित होती है, एक टाइम पे आके रुक जाती है। मानो कि आप यहाँ पे 12 से 18 साल के बीच तक है ना, दैन इतनी ही बस बढ़ती है, फिर आगे थोड़ा ही ना बढ़ती है आपके वृद्धि। मानो अगर आप बस जो है अब 18 साल के हो गए, 20 के, तो बस अगर आप 5 फुट कुछ इंच के, तो आप पूरी लाइफ उतने ही रहेंगे। अब ये नहीं कि आप बढ़ते रहेंगे। तो वृद्धि जो होती है सीमित होती है, और वृद्धि को हम माप सकते हैं, सभी अलग अलग होते हैं, सबकी अलग अलग हाइट होती है ना, सबका अलग अलग वेट होता है। तो इसलिए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, ये मात्रात्मक परिवर्तन है। नेक्स्ट, हिंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है, कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था, और इस परिस्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में है। सामाजिक सरोकार और विवेक, नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्ति
गत अधिकार व लोकतांत्रिकता, दंड की ओर उन्मुखीकरण और आज्ञाकारिता, स्वीकृति कानून है, यांत्रिक उद्देश्य व विनिमय है। यहाँ से व्यवसायिक क्वेश्चन बनता है आपका, और ये है कोहलबर्ग। कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया है? नैतिक विकास का सिद्धांत यहाँ पर दिया है भैया कोहलबर्ग ने। और यहीं पर जो कोहलबर्ग है इन्होंने अपने 3 स्तर बताए हैं। 3 स्तर में इनके जो है 6 क्या है उपचरण है उनके, ठीक है। एक आपका पूर्व परंपरागत है, परंपरागत है, एक उत्तर परंपरागत है, ये 3 है स्तर, और 3 में 6 इन्होंने इसके उपचरण बताए हैं। इसमें ही इन्होंने एक हेंज की दुविधा, ठीक है, यहाँ पर बताइए हेंज की पत्नी जो है बीमार होती है और किस माध्यम से उसे एक बहुत ही बड़ी बीमारी होती है जो कि कम पैसों में नहीं मिलती थी, काफ़ी पैसे में जो है वह दवाई मिलती थी और उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे, गरीब था वो। अब वो करे तो क्या करे, दवाई चुराया या फिर समाज की तरफ देखे, कानून की तरफ देखे। तो हेंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है कि कानून इन परिस्थितियों के लिए साबित नहीं किया गया था। इस परिस्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में है? देखो, अरुणिमा अपने अनुसार सोच रही है, समाज को देखते हुए और अपना व्यक्तिगत देखते हुए अपने आधार पर सोच रही है। अगर मैं एक उदाहरण के तौर पर कहूँ यहाँ पर कि मानो आप स्कूल जाते हैं, आप क्या है स्कूल जाते हैं और आपको बुखार हो रहा है, फीवर हो रहा है ना, और आपने फ़ोन में जो है अपना टाइम टेबल रखा हुआ है कि हाँ मुझे उस टाइम पे दवाई लेनी है, तो आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में फ़ोन अलाउ नहीं है किसी भी बच्चे को, है ना, लेकिन फिर भी आप अपनी सेहत के लिए कि हाँ मुझे अगर याद नहीं रहा तो अलार्म फ़ोन का एकदम ठीक है बजेगा तो मुझे याद आ जाएगा कि हाँ मेरी दवाई का टाइम हो गया है, तो इसलिए वह फ़ोन फिर भी साथ में लेके, देखो स्कूल वालों ने फ़ोन को बना कर रखा है कि नहीं लेके आना है, लेकिन फिर भी वह स्कूल में फ़ोन लेके जाती है अपने स्वास्थ्य के लिए। वो कहते हैं कि भैया स्कूल भाड़ में जाए, उसे स्कूल का डर नहीं है, ना उसे उनका डर है टीचरों का, उसे डर है तो सिर्फ अपनी हेल्थ का कि भाई स्वास्थ्य अगर सही होगा तो ही तो फिर मैं सारे नियम ये निभा पाऊँगी। तो यहीं पर अरुणिमा कह रहे हैं कि हम अपना व्यक्तिगत रूप देखें ना पहले, है ना, तो इसलिए फ़ोन लेके हम गए भाई कि हाँ अब अलार्म बजेगा और मैं अपना ठीक है टाइम टेबल मुझे याद होगा और फिर मैं दवाई ले लूँगी। भले ही मुझे स्कूल वाले ये कहे फ़ोन क्यों लेके आए हैं, फ़ोन तो बंद है, तो मैं तो भाई अपना स्वास्थ्य देख रही हूँ, अपना व्यक्तिगत यहाँ पे देख रही हूँ। तो यही चीज़ ये है कि उसे कानून नहीं देखना चाहिए, उसे बीमारी देखनी चाहिए। तो यही चीज़ कह रही है यहाँ पे अरुणिमा। नेक्स्ट बेहतरीन क्वेश्चन है 14। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? प्रतिभाशाली बच्चे सीखने की क्षमता के जोखिम से मुक्त होते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। प्रतिभाशाली छात्र हमेशा खुश, लोकप्रिय और अच्छी तरह से समायोजित होते हैं। प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे वह होते हैं जिनका IQ लेवल 140 प्लस होता है, काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं, सोचने समझने की प्रवृत्ति काफ़ी बेस्ट होती है, समस्या समाधान करता होते हैं। तो ये नहीं होता कि प्रतिभाशाली बच्चे सीखने की क्षमता में जोखिम से मुक्त होते हैं, ऐसा नहीं है। या फिर ऐसा भी नहीं है कि प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से आपके सभी क्षेत्रों में ही उत्कृष्ट दिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि हाँ वो एजुकेशन की फील्ड में तो बेस्ट है लेकिन खेलना उसे नहीं आता, या फिर क्रिकेट वगैरह या फिर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं लाइफ में कि उससे इतनी नहीं हो पाती। तो ये नहीं कह सकते कि प्रतिभाशाली जो स्टूडेंट्स होते हैं वह सभी क्षेत्रों में बेस्ट होते हैं या फिर वो हमेशा खुशी रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो हमेशा खुशी रहेगा। सही आंसर क्या होगा? प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में, हाँ प्रतिभाशाली छात्र इतना होता है कि जो सामान्य छात्र होते हैं ना उनकी तुलना में काफ़ी उत्कृष्ट होते हैं, बेस्ट होते हैं, काफ़ी तेज़ी से ग्रो होते हैं, सीखते हैं। चलो नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। जीन प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है? वर्गीकरण और क्रमबद्धता, संरक्षण और अमूर्त चिंतन, नकल और प्रतिवर्तीता, या फिर प्रतीकात्मक खेल और जीववाद। जीन प्याजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है जीन प्याजे ने दिया है और इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था संवेदीगामक अवस्था है, सेकंड अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, थर्ड अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, 4 अवस्था इनकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। संवेदी 0 से 2 साल की होती है, 2 से 7 साल की होती है, 7 से 11 साल की होती है, 11 से 18 प्लस होती है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के लिए हमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की स्टेज बतानी है 2 से 7 वाली। तो वर्गीकरण और क्रम, संरक्षण और अमूर्त चिंतन
देखो अमूर्त जो चिंतन होगा भैया, अमूर्त चिंतन तो अमूर्त की कैटेगरी में आएगा, इसमें परिपक्व हो जाएगा बच्चा। नकल करेगा आपका संवेदिक में, जब छोटा होता है ना बालक, जो छोटा सा नन्हा सा बालक होता है वह नकल करके तो सीखता है, दूसरों का अनुकरण करके। प्रतीकात्मक और जीववाद सोच, हाँ वर्गीकरण और क्रमबद्धता मूर्त में आएगी जब हम चीज़ों को ये जानने लगते हैं कि हाँ भाई जैसे हम ऐसनार आ से आम करते हैं तो आ से आम से पहले ऐसनार आएगा, हम उसका क्रम जान लेते हैं कि 1 2 3, 3 से पहले 2 आएगा, फिर 3 के बाद में 4 आएगा, हम सारी चीज़ों का क्रम एक्यूरेट राइट तरीके से जान लेते हैं, है ना, वो आपका मूर्त में। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो है प्रतीकात्मक खेल और जीववाद सोच होती है। जीववाद कैसी सोच होती है कि इसमें कोई निर्जीव वस्तु है तो उसे भी हम सजीव वस्तु में तुलना करते हैं। जब 2 से 7 के उसमें होते हैं, आप देखो छोटा बच्चा अगर खिलौना ले रखा है ना उसने हाथ में, और अगर वो गिर जाता है, टूट जाता है, तो क्या कहते हैं, हाँ ये टूट गया, इसको दुख हो रहा है या रो रही है, एक गुड़िया मेरी प्यारी सी गुड़िया, हाय ये मर गई, है ना, इस तरह कहते हैं ना, हाय मम्मा ये मर गई मेरी गुड़िया, इसे देखो ना, इसे ठीक करो ना, ये देखो ये कैसे ये टूट गई, इसके हाथ टूट गया, इसका पैर टूट गया, फलाना ढिमकाना। उसे ये नहीं पता ये निर्जीव वस्तु है भैया, से कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वह जीववादी सोच दिखाता है, ठीक है, निर्जीव वस्तु को भी सजीव समझता है। प्रतीकात्मक खेल और खेल की तरफ तो पूरा जो है ध्यान रहता है इस वाले स्टेज में बच्चे का, इसलिए ये सही आंसर होगा। वर्गीकरण और क्रमबद्धता यह है आपकी जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। नकल और प्रतिवर्ती यह संवेदी अवस्था की है। ओके बस यहाँ पे 50 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हुए। सो आप मुझे बताएं आपको क्लास कैसी लगी। बिल्कुल मैंने अपना पूरा 100% दिया है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो अब यहीं पर लास्ट क्वेरी है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट्स की। आप बता सकते हैं कमेंट्स में कि आपको सेशन कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।